कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में आज आपका जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण रिवीजन वीडियो है। और इसमें हमें जो 15 से 20 पेपर का जो एनालिसिस करेंगे उनका आपको जो रिवीजन करवाने वाले हैं। तो जितने भी आपके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का इस वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो सभी महत्वपूर्ण जो 15-20 पेपर हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट है वो कब बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1804 होगा। नेपोलियन 1804 में जो स्वयं को जो फ्रांस का जो सम्राट है वो घोषित कर देता है। नेक्स्ट है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यह कथन किस प्रसिद्ध राजनेता का है। तो पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और द पीपल, ये जो कोटेशन है ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन, पूर्व राष्ट्रपति रहे ये, इनके द्वारा ये लिखा गया था। तो अब्राहम लिंकन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष कौन है, इसका उत्तर रहेगा आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है वो किस स्टेट को हुआ है। तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को जो हरित क्रांति का जो लाभ है वो सबसे ज़्यादा मिला है। नेक्स्ट है चुनाव का जो घोषणा पत्र वो कौन जारी करता है। तो जो मैनिफेस्टो है वो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। तो राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है। तो किसी भी जो फील्ड का एरिया का जो क्लाइमेट इसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर हैं वो आपके अक्षांश भी होता है, लेटीट्यूड भी होता है, ऊंचाई हाइट भी होती है, अल्टीट्यूड, और समुद्र से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये तीनों ही इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। तो तीनों के द्वारा जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का जो विरोध है वो किसने किया। तो इसका उत्तर होगा आपके जॉन लॉक। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कब है जो आया, तो ये लागू किया गया था 1972 में। 1972 में जो भारतीय जीव सुरक्षा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है फिर आपके भारत की जो रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो भारत के जितने भी रक्षा बल है, डिफेंस फोर्स है, इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। अभी जो चाहे आपके थल सेना हो, वायुसेना हो, इनकी और नौसेना हो, तीनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रहते हैं। भारत में चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। और फिर नेक्स्ट है भारत की जो संविधान सभा इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो भारत की जो संविधान सभा उसकी प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। 9 दिसंबर 1946 जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपके कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली हेल्ड की, तो वो आपके 9 दिसंबर को हुई थी। ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है। तो नॉलेज एंड जो एंटरप्राइज है इसको क्या कहा जाता है, इसको ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपको जो फ्रांस का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम बताएं। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है ला मार्सेइले। और एक वर्ष में गन्ने की कटाई कितनी बार होती है। तो एक वर्ष में गन्ने की कटाई एक बार होती है। कितनी बार होती है, एक बार। भारत का जो संविधान है वो कब अस्तित्व में आया। तो यह आया था आपके 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को जो अस्तित्व में आया, मतलब लागू हुआ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो ये मेघालय का है, मासिनराम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मासिनराम, मेघालय, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है। और ये खुद जो शब्द है वो आपके अंग्रेजी भाषा के है, लेकिन इसको लिया गया है वो यूनानी भाषा का शब्द है। तो इसमें आपको लिखना है यूनानी भाषा के, डेमोक्रेसी से इसको लिया गया है। फिर आपके अगला प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी। तो भारत की उत्तर से दक्षिण जो आपके नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है आपके इंडिया की वो जाएगी 3214।
3214 किलोमीटर। आपको ईस्ट टू वेस्ट आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम कितनी है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सभी अपने साथियों को जो ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर छोड़ देना। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपका जो पेपर है आज का बहुत ही शानदार होगा। और पहले वाला आपने जो टेस्ट अगर नहीं दिया हो तो आप 251 प्रश्नों का टेस्ट ज़रूर दे देना इस वीडियो को देखने के बाद में। और इससे पहले जो मैंने आपके बड़े क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था वो भी देख लेना, और छोटे छोटे क्वेश्चन का एक आपको जो 40 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है वो भी आप उसको देख के ज़रूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये नेक्स्ट है कि जन्म दर क्या है। तो प्रति 1000 जो जन्मों पर जो जीवित बच्चों की संख्या होती है इसको जन्म दर कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व किसको कहा जाता है। तो प्रति 1 किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है उसको क्या कहा जाता है, आपके जो जनघनत्व कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो टोटल लोग रहते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे भारत में सबसे अधिक जो है वो बिहार में है, फिर अपने सबसे कम है वो अरुणाचल प्रदेश में है। बुग्याल क्या है। तो बुग्याल जो प्राकृतिक जो मैदान होते हैं जो पहाड़ी के ऊपर होते हैं ऊंचाई पर स्थित, उनको क्या कहते हैं, घास के मैदान, इनको बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक उद्यम क्रियाओं के 2 भागों के नाम लिखिए। और बाबर किसे कहते हैं। तो ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियों में पाया जाता है इसको, जो शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है इसको अपन क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। इसका और भी मैं आपको आगे से डिटेल से वीडियो और आपके चर्चा करेंगे इसकी, जो बार बार वापस आएगा ये। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद कौन सा नया राज्य बना। तो तेलंगाना बना था। नवीनतम जो स्टेट बना था वो तेलंगाना बना था। फिर नेक्स्ट एक किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है। ये किसकी किताब है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है वो रूसो की किताब है। रूसो के द्वारा लिखी गई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो इस नले पाकिस्तान के साथ में अपने हरियाणा की सीमा नहीं लगती, बाकी पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वो आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन जो बना हुआ है वो आपके यूनानी भाषा से लिया गया है इसको। तो फिर इसका उत्तर आपको किताब के अनुसार ये डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा से ही बना हुआ है, तो आपको यूनानी ही करना है। ठीक है, यूनानी भाषा का जो एक शब्द है डेमोक्रेसी उससे बना है। और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, अर्थात डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र का है अर्थ, यानी कि लोगों का शासन है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो केरल भारत में सबसे जो राज्य ज़्यादा है जो साक्षरता वाला स्टेट है। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है जो केरल का ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ड्यूमा कहाँ की संसद है। तो भाई ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट फिर आपकी कि नदियों के डेल्टा भाग में कौन से वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और बिहार का जनघनत्व आपके, तो बिहार का जो जनघनत्व वो तो है तो वैसे तो 1106 है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो पास में है वो फिर 1102 का है, तो इसका उत्तर हम 1102 करेंगे, क्योंकि आप पास का जो ऑप्शन है वो 2 है। भारतीय वन सेवा की जो स्थापना वो किसने की थी। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वो ब्रेंडिस ने की थी। और प्रथम भारतीय जो वन महानिदेशक बनाया गया था वो ब्रेंडिस को ही बनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन सा है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट है यूगोस्लाविया का जो किस प्रांत में जो जाति नरसंहार हुआ था। तो ये कोसारो प्रांत में हुआ था, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कोसारो प्रांत। नेक्स्ट फिर आपके परवेज़ मुशर्रफ ने किस सन में जो पाकिस्तान की जो तख्ता पलट किया था। तो पाकिस्तान में सेना का जो तख्ता पलट हुआ था वो 1999 में हुआ था। अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने जापान ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमला कर दिया था। तो अमेरिकी नौसेना के जो ठिकाने हैं इन्होंने जो अमेरिका के जो अमेरिका के नौसैनिक है पर्ल हार्बर, तो पर्ल हार्बर पर जो हमला कर दिया था। ठीक है, पर्ल हार्बर इसका उत्तर आपको लिखना है। और अमेरिका ने जो हमला किया था वो जापान के ऊपर, वो हिरोशिमा और नागासाकी
शहर थे। नेक्स्ट है धनगर कहाँ का जाना माना चरवाहा समुदाय है, तो महाराष्ट्र का जो ये जाना माना चरवाहा समुदाय हो जाएगा धनगर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये स्वर्ण जयंती रोजगार जो योजना है वो 1999 में शुरू की गई थी, तो 1999 इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके है कि गिलोटिन क्या होता था, तो गिलोटिन एक प्रकार का एक उपकरण होता था जो कि फ्रांस में मृत्युदंड के लिए इसको प्रयोग में किया जाता था। एक भारी ब्लेड हुआ करता था जो कि एक मशीन जिसका प्रयोग है जो मतलब मृत्युदंड देने में इसका जो प्रयोग किया जाता था। और सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है कि किसी जो लिंग जाति धर्म सामाजिक स्थिति को कम किए बिना जो सभी को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त होना, यानी 18 वर्ष से तक है जो सभी को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको अपन सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट आपके कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की जो घटना वो किससे संबंधित है, इसकी घटना क्या है ये। और फिर ये भूमि की मापने की जो मानक इकाई है उसको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो भूमि में मापने की जो मानक इकाई है वो आपके हेक्टेयर है, हेक्टेयर और बीघा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, और टिप्पणी लिखनी है आपको काल बैसाखी के ऊपर, मावठ के ऊपर और मानसून विराम के ऊपर। और भारत में चुनाव पर सुधार का 3 सुझाव मैं आपको इसका जो पहले ही आपको जो इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें आपको इसकी जिक्र पहले ही कर दिए हैं। फिर आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ड्यूमा पर टिप्पणी लिखनी, तो ड्यूमा जार के द्वारा जो निर्वाचित है संसद का नाम है, तो रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है आपके ड्यूमा है। फिर आपके कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक अंतर्विरोध के कारण समाप्त हो जाएगा और समाजवाद का इससे उदय होगा। फिर आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि रूसी क्रांति के जो प्रमुख कारण क्या थे, 3 कारण बताने, तो निरंकुश राजतंत्र, कुलीन वर्ग की विलासिता और दरकर्षकों का जो है आपकी दयनीय स्थिति, ये 3 कारण से जो रूसी क्रांति जो हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो अमेरिका का जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर जो बाज़ार है वो कौन सा है, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये जो अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। फिर नेक्स्ट है कि पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था, तो ये जापान ने किया था। और अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर जो परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया गया था। वर्साई की संधि कब होती है, एक तो एक याद कर लेना, वर्साई की संधि आपके जो 1929 में जो वर्साई की संधि, इसका उत्तर आपको याद। नेक्स्ट है मीन कैंप का जो लेखक है वो कौन था, तो हिटलर थे। फिर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये जो घटना है ये किस घटना को याद किया जाता है, तो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का मतलब ये है कि हिटलर के द्वारा जो 1938 में यहूदी प्रार्थना घर को जो जलाना, उनकी संपत्ति को तहस नहस कर देना, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में जाना जाता है। भारत का जो पहला साम्राज्य में जो ब्रिटिश स्कूल वानिकी स्कूल खोला गया था वो था दी इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जो कि सबसे पहला स्कूल था दी इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, यह देहरादून में खोला गया था। रंगून में लकड़ी के गोदाम से भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए जो इसको किसका इस्तेमाल किया जाता था, हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय वन अधिनियम जो लागू किया गया था वो 1865 में इसको लागू किया गया था। भारत का जो पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था वो ब्रेंडिस को नियुक्त किया गया था। और 1906 में जो इम्पीरियल फॉरेस्ट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बस्तर के लोगों की मान्यता है कि उन्हें ज़मीन किसने दी थी, तो उनको ज़मीन जो है वो धरती माँ ने दी है। नेक्स्ट है आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में किया जाता है, लगभग 2/3 भाग है वो कृषि कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट फिर आपके कि भारत में रेल लाइन के जाल किस दशक में तेज़ी से फैला, तो 1860 के दशक में तेज़ी से फैला। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। और जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल 400 बाघ मारे थे। तेंदुपत्तों का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है। और स्थानांतरित कृषि को जो जूमिंग कृषि कहा जाता है। जावा में जो कलाक समुदाय हैं वो वन काटने में कुशल थे। और बस्तर जो है अपने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मृदा प्रदान को जो वन नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और 1600 ईस्वी में जो जावा की अनुमानित आबादी 10.3 लाख थी, इसकी 34 लाख थी। जावा की जो आबादी थी कितनी थी, 34 लाख थी। फिर इसके बाद में सबसे अच्छे वन जावा जो है आरक्षित वन है। और इसके बाद में
मध्य काल में जो अकाल पड़ा था वो आपके छप्पनिया का अकाल आया था 1899 से 1900 के बीच में, और ये विक्रम संवत 1956 था, इसलिए इसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है। बस्तर का जो आंदोलन है वो 1910 में होता है, और चावल उत्पादक द्वीप जावा द्वीप को कहा जाता है। रेल के स्लीपर लकड़ी के बने होते हैं, और रेल का विस्तार है जो 1850-60 वाले जो दशक था उसमें आपके सबसे ज़्यादा हुआ था। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो ब्रैंडिस ने की थी 1864 में, ये आपका सत्य हो जाएगा। और छोटे नागपुर में आदिवासियों का जो नेतृत्व वो बिरसा मुंडा ने किया था, ये भी आपके सत्य हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट है ये कि भारत का जो प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था, तो ये अमेरिका का नहीं था, ये जर्मनी का था। ये जो ब्रैंडिस था वो कहाँ का था, वो जर्मनी का था। मक्का व्यापारिक फसल नहीं है, खाद्यान्न फसल है ये। और अगला प्रश्न फिर आपके ये कि रबर के वृक्षों से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। और 1850 के दशक में रेलवे के जो स्लीपर वो लकड़ी के बनाए जाते थे। भारत का जो 26वां राज्य वो आपके 26वां राज्य वो आपके छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। फिर आपको इसमें जूम खेती पर टिप्पणी लिखनी है। तो जूम खेती जंगलों के कुछ भाग को बारी बारी से काट करके जलाया जाता है, और मानसून की पहली बारिश के बाद में जो राख में बीज को बो दिया जाता है, और अक्टूबर-नवंबर में फसल को काट ली जाती है। तो इस साल इन खेतों में जो 2 साल तक है जो 1 साल है जो खेती की जाती है, उसके बाद में उस जो ज़मीन होती है उसको परती ज़मीन छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न, वन्य जीव इलाकों में जो वन्य इलाकों में रहने वाले लोगों का जीविकोपार्जन का साधन कौन से हैं? तो एक तो पहला तो ये साधन है कि कंदमूल, फल, पत्ती वन उत्पाद होते हैं उनकी सहायता से। दूसरा जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके। तीसरा है लकड़ी और बांस से बनने वाले वस्तुओं का उत्पादन करके अपने को जीविकोपार्जन चलाते हैं। फिर आपके आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो इसमें आपके आधुनिक विश्व के चरवाहे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्ट बनता है वो आपका रायका समुदाय का निवास करता है, तो आपके राजस्थान में हो जाएगा। चराई क्षेत्र के कम होने का कारण क्या है? तो कृषि का विस्तार, चराई कर और शिकार के लिए पार्क उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। पहाड़ी मैदान को क्या कहते हैं? तो पहाड़ी मैदान को बुग्याल कहा जाता है। उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका का जो मासाई समूह है वो कितने भागों में बटा हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में बटा हुआ था। मासाई का जो अर्थ है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक सरकार की जो आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि का जो है रहेगा। गुजर बकरवाल कहाँ रहते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। मारू राई का जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वो ऊँट पालने का कार्य करते हैं। औपनिवेशिक काल में मासाई लोगों ने कितने प्रतिशत चराई छीन ली थी? तो 60% लोगों से चराई का कार्य वो छीन लिया था। विश्व का लगभग सबसे बड़ा चरवाहा समूह किसे माना जाता है? तो अफ्रीका का जो आपके मसाई समूह, इसको विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह माना जाता है। महाराष्ट्र की जो मुख्य गडेरिया जाति है वो कौन सी है? तो धनगर इसका उत्तर रहेगा। धनगर जो कि भेड़ पालक जाति हैं, और अपने राजस्थान में जो गाडरी समुदाय हैं वो अधिकतर जो धनगर लगाने का अपने जो नाम के पीछे धनगर लगाते हैं, जो कि भेड़ बकरी पालने का कार्य करते हैं। तो कमेंट करके बताने कि आप में से धनगर कौन कौन है। नेक्स्ट है कि गुज्जर जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यह भेड़ बकरी का पालन करना। और औपनिवेशिक सरकार ने जनजातियों के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? तो जो अपराधी अधिनियम पारित किया था, जनजातीय अपराधी अधिनियम पारित किया था। कौन है जो गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाता है? तो भेड़ जो होता है वो गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। घास के बिना पशु किसका शिकार हो जाते हैं? तो ये कुपोषण का शिकार हो जाता है। और मारू रायका की जो बस्ती होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको डंडी कहा जाता है। डंडी कहा जाता है मारू रायका की बस्ती को। राजस्थान में पुष्कर का मेला जो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। तो ऊँट जो होते हैं उनका पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। मासाई शब्द का अर्थ होता है आपके मेरे लोग। और मासाई मुख्य पालक जो पशुपालक है वो पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। पौधों की कटाई के बाद ज़मीन पर जो पड़े रहने वाले जड़ होते हैं उसको ठूंठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको ठूंठ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी ठूंठ, ये पौधों की जड़ हो जाएगी। मासाई ये जो मेरे लोग, इसका अर्थ तंजानिया, ये आपकी जो सेरेगेटी पार्क होता है। और राजस्थान में जो रायका निवास करते हैं। बाबर ये सूखा जंगल होता है। और बुग्याल ये घास के पहाड़ी मैदान होते हैं, इसको बुग्याल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी निवास करते हैं। और अफ्रीका में जो मासाई समुदाय के, और इसके बाद में भेड़ बकरियों का समूह जो होता है उसको रेवड़ कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल जो समूह है वो पाया जाता है। और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है। और धनगर जो समुदाय है वो महाराष्ट्र में रहता है।
नेक्स्ट है औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया, तो ये 1871 को पारित किया था। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं, उसको बुग्याल कहा जाता है। और काफिला जो होता है वो चरवाहों का जो भ्रमण का जो समूह होता है उसको काफिला कहा जाता है। और तांगानिका इसका नाम बदलकर 1964 में क्या नाम रखा था, तो उसका नाम तंजानिया रख लिया था। अफ्रीका के जो मासाई लैंड के पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो कौन सा पहाड़ है, तो किलीमंजारो का पहाड़ है, किलीमंजारो का पहाड़ है। फिर आपके ये कि किलीमंजारो जल परियोजना किस इलाके से होकर गुजरती है, तो ये असोमली जो अम्बोसली जो नेशनल पार्क है वहाँ से होकर ये गुजरती हैं। औपनिवेशिक शासन के अंत तक जो कीनिया में लोग कौन कौन से नेशनल पार्क के शिकारगाह के रूप में स्थित में आए, तो मासाई मारा और आपका जो सांबरो। नेक्स्ट है रेगिस्तान में जो ऊँट पालने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको मारू राइका कहा जाता है। और राइका समुदाय का जो सिंध में प्रवेश कब से बंद हो गया था, जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है 1947 में। तो 1947 में जो भारत से जो राइका समुदाय है उनका जो सिंध में जाना प्रवेश बंद हो चुका है। नेक्स्ट है 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मनी जो तांगानिका हैं इनके बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस स्थान के 2 टुकड़े किए थे, तो मासाई लैंड के 2 टुकड़े कर लिए थे इसमें। नेक्स्ट है बाबर किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों के जो पहाड़ी का जो निचला हिस्सा होता है और सूखा जंगल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बाबर कहा जाता है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में निवास करता है। और नेक्स्ट है बंजारा समुदाय, ये जो कि राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र इन जो क्षेत्रों में निवास करता है। और ये जो लोगों को जो मवेशी बेचने का कार्य करते थे और बदले में अनाज और चारा खरीदते थे। फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 बनाने का क्या कारण था, तो वन है जो अंग्रेज अधिकारी आपराधिक जनजाति की शक की नज़र से देखते थे और घुमंतु लोगों के द्वारा बार बार स्थान बदलने के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल था। वन समुदाय इस समुदाय का पर जो कर लगाना और उसको वसूली करना कठिन समस्या थी और इसलिए जो घुमंतु लोगों की आपराधिक जनजाति समूह द्वारा की सूची में रखा गया था। फिर आपकी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि समाजवाद की कोई 3 विशेषता बताइए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी गेटो पे, होलोकॉस्ट पे और आपके गेस्तों पे। और किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो भारतीय चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। किन्हीं 3 भारतीय चरवाहों का जो समुदाय का आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा अफ्रीका का जो चरवा समुदाय इसके ऊपर मासाई समुदाय के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर आपको जो भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, जो बफर स्टॉक वगैरह है उसके द्वारा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन दोनों के द्वारा इसको जो सुरक्षित रखा जाता है। मानचित्र में बताना आपको लद्दाख, सिमलीपाल और आपके ये दिल्ली, अमृतसर। तो सिमलीपाल कहाँ पर आता है, ये उड़ीसा में आता है। दिल्ली आपको जो यूपी और हरियाणा के बीच में बरदेनी, पंजाब में आता है आपका अमृतसर। और लद्दाख आपके सबसे ऊपर जो भाग है वो जम्मू कश्मीर के जो साइड में चीन की तरफ लद्दाख है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर विशेष लेख लिखिए। और अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान आए बदलाव को चरवाहा ने किस प्रकार से सामना किया, उसका वर्णन करना है। नेक्स्ट है कि भारत के जो विभिन्न भागों में पाए जाने वाले खानाबदोश चरवाहों के बारे में टिप्पणी लिखनी, जितने भी आपके जो धनगर चर या फिर जो मारू राइका हैं, मासाई है और गद्दी है, गुजर बकरवाल है, इन सभी का इसमें आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट फिर आपके भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के कार्य और इसकी शक्तियों का वर्णन आपको उसमें करना है। नेक्स्ट पेपर आपका ये कि बंगाल की खाड़ी में जो कौन सा द्वीप स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की जो आपके अन्नाई मुड़ी होगी नंदा देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध वो कब लड़ा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपके 1939 से लगा कर 1946 तक, ये 6 वर्षों तक इसको लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक हुआ था, 14 से लगा के 1918 तक। नेक्स्ट है कि आपकी भारतीय जो संविधान सभा है इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। करीम ने गांव में कौन सा केंद्र खोला था, तो आपके कंप्यूटर केंद्र खोला था।
अमूल सहकारी समिति का संबंध ये आपके गुजरात से है। और भारत में जो सबसे गरीब राज्य कौन से, तो उड़ीसा और बिहार, ये भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकारों को भारत की संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको भारत की संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बोल्शेविक पार्टी का मुखिया कौन था, तो लेनिन इसका जो मुखिया रहता है। फिर आपके भारत की जो सबसे बड़ी गंगा अफवाह कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी अफवाह आपकी गंगा नदी है। लोगों का एक स्थान से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कहलाता है, इसको प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र द्वारा जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का कथन है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में आया था। भारत में 1943-44 में सबसे भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था, ये बंगाल में पड़ा था। बंगाल का जो, इसको बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या जो वाला राज्य है वो आपकी यूपी है, ये सही हो जाएगा। और अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। और रूस में जो किसान होते हैं इसको कुलक कहा जाता है, जो संपन्न क्लास उनको कुलक कहा जाता है। चुनाव हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है, आपके गलत हो जाएगा, चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। पालमपुर के लोग 2 किस्म जो फसल उगाते थे। फिर आपके की मावट किसे कहते हैं, तो सर्दी में जो मावट वर्षा होती है इसको मावट कहा जाता है। टाइल एक प्रकार का एक धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता, मतलब प्रत्यक्ष कर था ये। और 1914 में रूस का जो शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय, उसमें हो जाएगा जार निकोलस सेकंड। तो जार निकोलस जो द्वितीय है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1914 में रूस के शासक थे। भारतीय मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, तो आपकी लूनी नदी बहती है। ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, उसको लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है हरियाणा का। किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की जो जार थे उसको ड्यूमा कहा जाता है। भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं। और द्वितीय युद्ध के दौरान कौन से देश पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, तो वो था जापान। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराए गए थे, एटम बम का प्रयोग किया गया था। जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 जो जन्मों पर जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। और गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो जो NSS होता है वो आपकी गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। फिर नाजीवाद क्या है, रंग भेद नीति क्या है, आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। धर्मनिरपेक्ष का आपको वर्णन करना है। और वनोन्मूलन किसे कहते हैं, और भारत में वनोन्मूलन के कारण बताएं। फिर आपको खादर और बांगर में जो अंतर वो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। खादर और बांगर में, खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। देश की अर्थव्यवस्था में नदी की महत्व का वर्णन करना है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बीच में अंतर बताना है। तो जिससे वेतन मिलता है, लाभ मिलता है, तो उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जिनसे वेतन लाभ नहीं मिलता है उसको अपन गैर आर्थिक क्रिया कहा जाता है। बेरोजगारी यानी कि जो योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना क्या कहलाती है, वो बेरोजगारी कहलाती है। बफर स्टॉक इसको सरकार क्यों बनाती है, तो अपने जो खाद्यान्न का संग्रहण करने के लिए और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके वाइमर गणराज्य को किन समस्या को सामना करना पड़ा था, और भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर बताना है। फिर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में गरीबी मापन को कैसे किया जाता है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली क्यों है, तो जो भी कानून वगैरह पास होता है वो आपके लोकसभा से ही बनता है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। बाकी जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे ये आपको करवा दिया पहले। और बोल्शेविक क्रांति के बाद में जो कौन कौन से जो परिवर्तन प्रमुख देखने को मिले थे। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में जो चुनाव प्रणाली इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, और भारत की जो चुनाव प्रणाली और चुनाव सुधारों में आपको चुनौती का प्रकाश डालना। नेक्स्ट फिर आपकी कौन सा जो मध्य स्थायी पूंजी में शामिल नहीं है, तो इसमें जो कच्चा माल है वो आपके स्थायी पूंजी में शामिल नहीं है, ये फिक्स कैपिटल में नहीं आता है। नेक्स्ट फिर आपके नगरीय क्षेत्र में अधिकतम बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है, तो शिक्षित जो
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो अर्बन एरिया में पाई जाती हैं। अंत्योदय योजना में कितना, जो अंत्योदय अन्न योजना में जो लक्षित जो समूह है वो कितना है, तो अंत्योदय अन्न योजना में जो अन्न मिलता है, अनाज दिया जाता है वो 35 किलो दिया जाता है। पहले 25 दिया जाता था, अब इसको कितना कर दिया है, 35 कर दिया। जबकि अन्नपूर्णा में आपको अन्नपूर्णा का नाम पूछे तो फिर आपको अन्नपूर्णा में 10 किलो करना है। ग्रीष्मावकाश में यदि करवती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो करवती कहाँ पर आता है, ये आपके लक्षद्वीप समूह में आता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कमेंट करके आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपके कि कौन से जो भारत की जो शीत ऋतु की विशेषता है, तो दिन और रात दोनों ही क्या होता है, इसमें ठंडे होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपकी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके कोटेशन है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। मीठे पानी की झील नहीं है, तो सांबर झील मीठे पानी की नहीं है, ये लवणीय झील है आपके खारे पानी की, राजस्थान में पाई जाती है। बाकी डल, लोकताल, नैनीताल ये मीठे पानी की है। संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन विधायक जो होते हैं वो संसद के अंग नहीं होते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था, तो इसमें से जो ये समाजवादी शब्द है वो बाद में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और ये जो समाजवादी शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं वो बाद में जोड़े गए थे 1942 में। 1942 में नहीं, 42वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। जो अमेंडमेंट हुआ था बाद में 42वां, उसमें इसको जोड़ा गया था, समाजवादी को और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है 1917 में रूसी क्रांति के दौरान राजा कौन था, तो रूस का जो राजा था 1917 में वो जार निकोलस द्वितीय था। कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। भारत की पूछे तो आपको कंचनजंगा K2 आपको करना है। और अनैमुड़ी ये दक्षिणी जो भारत है वो में प्रायद्वीपीय भारत है, इसके सबसे जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुड़ी। जामुन के बीज से बना पाउडर मधुमेह के रोग में सहायता करता है, और कर्क रेखा के जो ऊपर स्थित जो जलवायु आपके शीतोष्ण जलवायु है। फिर आपके नेक्स्ट है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये सुंदरवन के ये जो धुआंधार है आपकी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। फिर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत की जो मानक यामियोत्तर रेखा वो किसे माना जाता है, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है, उसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो यामियोत्तर लाइन कहा जाता है, इसको मानक समय रेखा कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि राजस्थान का रायका समुदाय, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और अगला प्रश्न आपका ये है कि वर्साई की संधि की 4 प्रमुख शर्तों का वर्णन करना है। और फिर इसके बाद में औपनिवेशिक काल के जो अंतर्गत चरवाहा जीवन में क्या परिवर्तन आए थे उनका आपको वर्णन करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या भारत का चुनाव एक स्वतंत्र है, उसके अधिकार और शक्तियों का वर्णन करना है। और निर्धनता का प्रमुख कारण क्या क्या है, स्पष्ट करने के लिए उनको दूर करने के सुझाव देने हैं। और निर्धनता रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं, निर्धनता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि औपनिवेशिक काल में जो मसाई चरवाहा के जीवन में क्या सामाजिक बदलाव आए थे। तो औपनिवेशिक काल में जो मसाई चरवाहा का जो जीवन है वह निम्नलिखित बदलाव देखने को मिले। एक तो चरागाह कम हो गए थे। तो औपनिवेशिक शासन में पहले जो मसाइयों के पास में जितनी ज़मीन थी लगभग उसका जो 60% हिस्सा है वो उनसे छीन लिया गया, और ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया जहाँ पर न तो अच्छी बारिश होती है, नहीं जो चारागाह वो हरे भरे थे। कृषि क्षेत्र का विस्तार हो चुका था। कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए चारागाह को कृषि खेतों में बदला गया, जिसके कारण चारागाह तेज़ी से जो कम होते गए। फिर चारागाह के लिए चराई क्षेत्र पर आरक्षण। तो यहाँ मसाई के जो विशाल चराई जो क्षेत्र थे वो औपनिवेशिक काल में पशुओं के शिकार के लिए जो पार्क बना दिए गए, और मसाई लोग इन पार्कों में न तो पशु को चरा सकते थे न ही शिकार कर सकते थे। औपनिवेशिक काल में जो पूर्व जो मसाई चरवाहे उन पर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब वन में आ जाने के कारण सीमाओं का निर्धारण इसमें कर दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले कम वर्षा और काल की स्थिति में चरवाहा समुदाय स्थान परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा सामना कर लेते थे, लेकिन अब सीमाओं का निर्धारण होने के बाद में उनमें इसमें समस्या आने लगी है। औपनिवेशिक शासन के मसाई जो समुदाय हैं
उसकी सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है और जो मसैया हैं उनकी जो मुखिया को तय कर दिया गया है और जिसे कबीले की समस्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो कि मसैयों का जीवन जो नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बाकी राजस्थान का जो रायका समुदाय, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ऊँट पालना की जाति के रूप में इसको जाना जाता है। राजस्थान में जो ये बरसात के समय में ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इसमें रायका अपने गांव में रहते हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में जब चारागाह सूखने लगते हैं तो नए चारागाह की तलाश में वो चल पड़ते हैं और अगली बरसात तक वापस घर आते हैं। रायकाओं का एक तबका जो आपके ऊँट पालक पालता है, जबकि कुछ लोग हैं जो इसमें भेड़ बकरी पालने का कार्य भी करते हैं। फिर ये लोकतंत्र की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो देख लेते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द से डेमोक्रेसी से बना है। यूनानी शब्द डेमोस और इसका अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है और लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है और लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट करने का अधिकार होता है, जिसको सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अब्राहम लिंकन की फेमस परिभाषा है, जनता लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे आपके डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। फिर भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। सरोजनी नायडू भारत की जो उत्तर प्रदेश है उसकी प्रथम राज्यपाल थी। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र कायम है। फिर डेमोक्रेसी किस जो भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष है और आन सांग सू की ये म्यांमार की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा पदों की संख्या 5 है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस। और पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। समता का मतलब होता है कानूनों के समक्ष है जो सभी समान रहेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली। और पॉलिटिक्स इस किताब के रचयिता अरस्तु हैं, अरिस्टोटल। फिर आपकी लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र ऐसा रूप है शासन का जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर प्राप्त हो सके। फिर आपकी लोकतंत्र सरकार की जो विशेषता बतानी, नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था होती है और प्रेस की पूर्ण आज़ादी होती है। ये लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं। ऐसा तानाशाही सरकार में ये विशेषताएं नहीं होती हैं। फिर आपके भारत का जो संविधान है वो कब इसमें लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और नेल्सन मंडेला की जो किताब है उसका नाम आपको याद रखना है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका जो किताब है, इसको दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। संविधान सभा का जो गठन है वो कब होता है? तो ये 1946 में होता है। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष इसका उत्तर रहेगा। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन टाइम लगा था संविधान बनने। फिर आता है संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं और यह संविधान जो सर्वोच्च कानून होता है। रंग भेद के बारे में आपको पहले ही बता दिया। एक रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के विशेष तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था है जो यूरोप के गोरों लोगों के द्वारा ला दी गई, मतलब काले गोरे का जो भेदभाव होता है उसको रंग भेद नीति के अंतर्गत कहा जाता है। फिर आपके संविधान सभा क्या है? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने पर काम करती है उसको संविधान सभा कहा जाता है। फिर भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय संविधान की विशेषता बतानी, तो भारत की संविधान की विशेषता में आप लिखेंगे संघीय सरकार, संसदात्मक सरकार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, मूल अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लिखित और निर्मित संविधान है, मौलिक कर्तव्य है और कठोर और लचीला है। विश्व का सबसे कठोर और सबसे लचीला और सबसे लंबा जो संविधान है वो भारत का संविधान। फिर यह है कि भारत में लोग कितने सालों में आम चुनाव होते हैं? तो 5 साल में जो चुनाव होते हैं।
लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। लोकतंत्र बचाओ 1977 का नारा किसने दिया था, तो प्रकाश ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। और सर्वाधिक लोकसभा के जो सदस्य हैं वो किस राज्य से हैं, तो वो यूपी से आते हैं। 80 सदस्य यूपी से आते हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली के फरीदाबाद में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग। चुनाव प्रचार के लिए किसकी पालना करनी पड़ती है, तो आचार संहिता की पालना करनी पड़ती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। फिर नेक्स्ट है कि आपकी जो राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपकी 250 हो जाएगा इसमें। और इसमें आपके कि वयस्क मताधिकार की आयु कितनी, 18 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी है। और भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपकी ये कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हो जाएगा इसमें। और मतदाता सूची क्या होती है, चुनाव में योग्यता रखने वाले मतदाताओं की जो सूची होती है उसको मतदाता सूची कहा जाता है। आचार संहिता क्या होती है, तो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के द्वारा दिया माना जाने वाला जो दिशा निर्देश होता है उसको आचार संहिता कहते हैं। बाकी आम चुनाव आपको बता दिया 5 साल में होता है। और फिर नेक्स्ट आपकी ये लोकतांत्रिक चुनाव की ज़रूरत में क्या क्या शर्तें प्रमुख हैं, तो हमें किसी को मताधिकार होना चाहिए, चुनाव में विकल्प की उपलब्धता मिलनी चाहिए, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होना चाहिए, और वास्तविक चुनाव हमें मिलना चाहिए। फिर आपके हैं इसमें कि चुनाव आयोग क्या है, तो चुनाव आयोग एक भारत में चुनाव संपन्न कराने का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र इकाई है, जिसको चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, निर्वाचन आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। सांसद क्या है, तो लोकसभा में जो बैठने वाले निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। और विधायक कौन होते हैं, तो विधानसभा में बैठने वाले जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या ज़रूरी है, तो हर किसी को मताधिकार उपलब्ध हो, और चुनाव में विकल्प की उपलब्धता, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर होना चाहिए, वास्तविक चुनाव हो, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। फिर ये प्रश्न आपके पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को गलत तरीके से रोकथाम करना, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले जो उम्मीदवार हैं उनका लगाम लगाना, पारिवारिक संबंधों को बेबुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम लगाना, और मतदाताओं को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करवाना, छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा करना। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो एक तो चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक से प्रकाशित किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पर नियंत्रण किया गया, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जारी किए गए, चुनाव पर याचिका का जल्द निपटारा किया गया, और चुनाव में धन बल जो प्रयोग किया जाता है उसका जो कंट्रोल किया गया। आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। तो आचार संहिता एक चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले जो नियम होते हैं उनको चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। मुख्य प्रावधान क्या क्या होता है कि चुनाव आचार संहिता में आप चुनाव के जो प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार के दौरान जो सरकारी वाहन, विमान, सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में प्रयोग नहीं किया जाएगा, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार का कोई भी जो नीतिगत फैसला नहीं होगा, यानी कि कोई नई योजना आप जो नहीं बना सकते हैं, किसका उद्घाटन आप नहीं कर सकते हैं। फिर है कि लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, तो वर्तमान समय में जो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र है और लगभग सभी देशों में जो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि प्राचीन काल में जो कम जनसंख्या होती थी तो ये व्यवस्था जो लोग राजतंत्र की जो व्यवस्था थी वो लोग मिलकर बैठ करके जो इसको सुलझा लेते थे। लेकिन वर्तमान में समय के विस्तृत भूभाग पर जो अत्यधिक जनसंख्या के कारण एक स्थान को जो सभी लोगों के द्वारा मिल बैठकर ये निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव होना ज़रूरत है। प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र है उसमें जन प्रतिनिधि द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित होकर शासन का संचालन करते हैं, और जनता इन प्रतिनिधियों को चुनाव जनहित के उद्देश्य से करती है। फिर आपके कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, समझा कर लिखिए। तो चुनाव में गड़बड़ियाँ धांधली, चुनाव के दौरान जो अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ देखी जाती हैं, जैसे फर्जी वोट डालना, मतदान केंद्र पर गुंडागर्दी करना, मतदाता को डराना धमकाना, लालच देकर उसका मत खरीद लेना, मतगणना में गलती करना, वोटिंग मशीन तकनीकी खराबी करना इत्यादि। यद्यपि चुनाव के दौरान गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जो चुनाव है वो स्वस्थ तरीके से जो
संपन्न होते हैं। और भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान में जिस प्रकार की व्यवस्था है उससे निर्वाचन काफ़ी हद तक जो स्वच्छ मात्रा में होता है। बाकी स्वतंत्र चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन से चुनाव करवाता है। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर जो आप इसका जो चुनाव कार्य आप ज़रूर देख लेना। भारत का जो चुनाव आयोग है उसके क्या क्या कार्य उसके रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है कि सरकार संस्थाओं का कामकाज। तो इसमें आपकी जो सरकार की 3 प्रमुख संस्था होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के आपके 2 सदन हैं, एक सदन का नाम राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, और दूसरे सदन का नाम लोकसभा है। इसको अपन हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, काउंसिल पीपल्स है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। और लेकिन लोकसभा जो है अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना कि लोकसभा जो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है। लोकसभा का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन आपके जो राज्यसभा है उसका चुनाव जो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, इसमें लोगों के द्वारा, इसमें जनता के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक वगैरह, इसका चुनाव करते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है आपके कौन सा है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो गृह मंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और नेक्स्ट है फिर आपके राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती हैं। तो कानून बनाने का, इसमें संशोधन करने का कार्य संसद के पास होता है। वयस्क मताधिकार आप सभी को पता है 18 वर्ष है। कौन संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो इसका उत्तर आप संसद इसका उत्तर रहेगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो सदन आपके 2 हैं। और अंग पूछे, ऑर्गन पूछे तो आपको 3 करना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि 2 राज्यों के बीच का जो विवाद होता है, जो सीमा का विवाद होता है, वो कौन निपटारा करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। और कोविड का टीका केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया था। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। फिर आपके प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, किसको कैसे हटाया जाता है। तो संविधान की धारा 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के प्रावधान में मिलता है। और इस निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, इसके द्वारा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव भी आपके इसी प्रणाली से किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा जो पारित प्रस्ताव के आधार पर लोकसभा भी स्वीकार कर लेती है। और तो इसको फिर ये हटाया जा सकता है। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सभापति कहा जाता है। और इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो इनमें मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ करके, काम रोको प्रस्ताव पास करके, नीतियों की आलोचना करके, मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके, और वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी व्यय में जांच करके, और जांच संरक्षण समितियों के द्वारा मंत्रियों के विभाजन पर, विभागों पर नियंत्रण करके भी जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रित कर सकती हैं। फिर आपके जो संवैधानिक अध्यक्ष आपका क्या अभिप्राय है। तो संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब होता है कि संविधान के द्वारा निश्चित किया गया अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय कार्यपालिका का शक्तियों का स्वामी होता है, परंतु आवश्यक नहीं कि जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह वास्तविक अध्यक्ष भी हो। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष का जो पद है वो राष्ट्रपति के पास है, जबकि राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं और सरकार के अध्यक्ष नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ऐसे अध्यादेश की जानकारी दीजिए। तो भारत की जो संविधान की धारा है 123, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, जबकि उस समय जबकि जो संसद की बैठक न हो रही हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। परंतु जब संसद में बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक के प्रथम दिन से लगा करके 6 सप्ताह तक जो राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जारी स्वीकृति जो संसद से प्राप्त करनी पड़ती है। यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार नहीं करता है तो अध्यादेश वापस ले लिया जाता है, और संसद अध्यादेश को स्वीकार कर लेता है तो वह अध्यादेश क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। फिर आपके जो संसद के कार्य क्या क्या है और उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या वो आपको बताना है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारे जो काम होते हैं राष्ट्रपति के वो उपराष्ट्रपति ही करते हैं। और राष्ट्रपति की मृत्यु पर जो उपराष्ट्रपति जो अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है।
फिर आपके इसमें कि भारत की संसद के कार्य, तो किसी भी देश में जो कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो संसद के पास में होता है। तो कानून बनाने का जो काम है, विधि निर्माण का जो कार्य है, वो संसद के द्वारा किया जाता है। ये संसद को अंतर्गत है जो नए कानून बना सकती है, या मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, या मौजूदा कानून को समाप्त करके नया कानून भी बना सकती है। नेक्स्ट फिर आपके उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है, आपको वर्णन करना है, ये आपको पहले बता दिया। और राज्यपाल की जो विवेक की शक्ति है उनका आपको वर्णन करना है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है, एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राज्य के प्रशासन का राष्ट्रपति को सूचना देना, राज्य विधानसभा को भंग करना। जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का विश्वास खो बैठता है तब राज्यपाल अपनी इच्छा से जो विधानसभा को भंग कर सकता है। इसमें जो मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जाती है। किसी भी विचाराधीन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये राज्यपाल का जो प्रमुख विवेक की शक्ति होती है। फिर आता है लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतंत्र शब्द जो आपके डेमोक्रेसी शब्द है और यूनानी भाषा की डेमोक्रेसी से बना है। आपका इसका वर्णन पहले मैं आपको कर चुका। जनहित याचिका। तो जनहित याचिका, इसमें कोई भी नागरिकों समूह जो सरकार के किसी विशेष कानून की कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अपने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है। और यदि कोई ये जो पोस्ट कार्ड पर लिख कर भी ये जो न्यायाधीश को लिख देता है और न्यायाधीश को लगता है कि ये जो जनहित का मामला है, तो फिर जो अदालत इस पर जो मामले की सुनवाई करती है। तो इसको क्या कहा जाता है, जनहित याचिका कहा जाता है। मानवाधिकार क्या है, तो भाई मानव के वे अधिकार जो उनके स्वभाव में निहित होते हैं। अधिकारों के बिना हम मनुष्य जो कुछ भी मनुष्य रूप में नहीं रह सकते हैं। तो मानवाधिकार हमें जो मानवीय गुण, बुद्धि, प्रतिभा और विवेक का पूर्ण विकास करने और उपयोग करने की अनुमति देता है, और ये अपने जो आध्यात्मिक और अन्य ज़रूरतों को पूर्ण करने की भी अनुमति प्रदान करते हैं। फिर आपके प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो सभा द्वारा जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि राज्य का जो कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और धर्म के आधार पर जो राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात लोग ही जो भारत के लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक धार्मिक समूह या संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आपके एक क्वेश्चन ये था कि पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है। तो पालमपुर जो गांव है उसकी गैर कृषि क्रियाएं डेयरी दूध बेचना है, और लघु स्त्री निर्माण है, हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बेचना है, और व्यापार करना, और परिवहन सेवा। ये पालमपुर के जो प्रमुख जो गैर कृषि क्रियाएँ शामिल हैं। और मुख्य क्रिया कौन सी है, तो आपकी कृषि हो जाएगी। कृषि यहाँ का जो मुख्य गतिविधि। फिर यह कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 1960 के दशक में जो स्वामी MS नाथन है उनके द्वारा इसको लाया गया था भारत में। और 1960 के दशक में हरित क्रांति भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों को द्वारा जो गेहूं चावल की खेती के तरीके अपनाए गए थे, और HIV बीजों से एक ही प्रकार के ज़्यादा मात्रा में जो अनाज पैदा करने लगा था। और अधिक उपज वाले केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों तथा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और आदि के संयोजन से ही संभव हो पाता है। फिर क्रिया विभिन्न क्षेत्र के आपके एक्टिविटी है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी वानिकी इसमें आता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण जैसे उद्योग जितने भी है वो शामिल है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सुविधा, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वे होती है जिनसे देश की आय में वृद्धि होती है, जैसे माँ का विद्यालय में पढ़ाना आय का स्रोत है। और गैर आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिनसे स्वयं की संतुष्टि होती है, समाज का कल्याण के लिए किया जाता है, इसमें कोई आय का स्रोत नहीं होता है। गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है, जैसे माँ का घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें जो खुद के बच्चों को पढ़ाने से इनकी कोई आर्थिक जो हेल्प इसमें नहीं मिलती है। फिर आपके कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो एक उत्पादक साधन और मानवीय पूंजी तीनों के रूप में इसको जाना जाता है। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग कौन सा है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य उपयोग, सभी इसका उत्तर रहेगा। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं, उसको मृत्यु दर कहा जाता है। और जीवित लोगों की बच्चों की संख्या को शिशु जन्म दर कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि मानव पूंजी में निवेश से होती है। लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। नगरीय क्षेत्र में जो शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं, और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण
कदम है। नेक्स्ट है फिर आपके कौन सा क्षेत्र है जो कृषि एवं उद्योगों के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो 33 क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि और उद्योगों के संचालन में सहायता पहुंचाता है। छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम तो अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया। तो दोपहर का जो भोजन आता है मिड डे मील वो शुरू किया गया। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जो जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहा जाता है। ITI का पूरा नाम बताना है तो ITI का पूरा नाम हो जाएगा आपके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। मानव पूंजी क्या है, तो जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को निवेश किया जाता है तो जनसंख्या में गुणवत्ता में सुधार होता है और यह बड़ी संपत्ति बन जाती है। जैसा कि जापान, केरल, ये ऐसे उदाहरण है जो कि लोगों पे वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ की जो शिक्षा, स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाता है। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार से उत्पादन मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो जिस देश के शिक्षित और प्रशिक्षित अधिक कार्य करने वाले क्षमता वाले लोग होंगे, स्वस्थ श्रमिक होंगे, तो उस देश का उत्पादन का जो स्तर होगा वो भी ऊंचा होगा। मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार से श्रेष्ठ है। तो मानव पूंजी जो अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है। फिर गैर आर्थिक, ये तो आपको बता दिया। और सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में जो 2010 तक है जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, उसको सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से अभियान शुरू किए गए। सर्व शिक्षा अभियान है, सेतु पाठ्यक्रम है, स्कूल लौटो शिविर है, दोपहर का भोजन है, ये सभी आपके जो सर्व शिक्षा के अभियान हैं। फिर आपके कि शिशु मृत्यु दर, तो 1 वर्ष से कम आयु के जो शिशुओं का जो मृत्यु से इसको अपन शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा क्या होता है। जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है उसको साक्षरता दर, प्रशिक्षण, व्यक्ति का स्वास्थ्य, किसी भी व्यक्ति की जो गुणवत्ता आय के प्रमुख साधन इसके निर्धारक होते हैं। शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वास्थ्य व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर अच्छे कार्य कर सकते हैं। जापान देश कैसे विकसित हुए। तो जापान एक प्राकृतिक संसाधनीय जापान में फिर भी विकसित देश है। इसका कारण ये कि जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर जो निवेश किया गया, लोगों को, उनको जो लोग हैं उनको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया और लोगों के जापान के लोगों ने कुशलता और औद्योगिक जो विकास किया है और एक प्रकार से होकर विकसित देश बन चुका है। फिर आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या मतलब है। तो प्रच्छन्न किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि कृषि कार्य में जो लोग होते हैं वो इसी बीच में आते हैं। इस काम के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होती है, तो लेकिन इसमें जो 8 लोगों को भी लगाया जाता है तो 3 अतिरिक्त लोग लगे रहते हैं, तो ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहे जाते हैं। फिर आपकी आर्थिक गतिविधि का 3 ही क्षेत्र आपको बता देना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। गैर और आपके आर्थिक, गैर आर्थिक आपको क्रिया समझानी है और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की जो आपको ये सभी वर्णन इसमें करना है। फिर भारत में जो बेरोजगारी के संदर्भ में आपको वर्णन करना है, विश्लेषण करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी अधिक होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक तो मौसमी और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा होती है, जबकि जो नगरीय क्षेत्र उसमें आपके शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा होती है। मौसमी बेरोजगारी मौसम आधारित जो बेरोजगारी होती है, जब लोग वर्ष में कुछ महीनों के लिए रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कृषि पर आश्रित लोग जो होते हैं वो इसी समस्या से जूझते हैं। जो कृषि है वो आपके मौसमी बेरोजगारी पर आधारित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, इसको अपन स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कृषि कार्य में लगे परिवार के बीच में ऐसे ही होता है। इस काम के लिए मान लो 5 लोग की ज़रूरत है, तो परिवार में 8 लोग हैं तो 8 ही लोग कृषि कार्य के लिए लगे हुए हैं, तो 3 लोग अतिरिक्त लगे हुए, जिनको अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में इसके मामले में जो शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना बन गई है। शिक्षित लोग रोजगार पाने में असमर्थ हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर युवकों के बीच में जो बेरोजगारी अधिक है। कुछ अन्य जो श्रेणियों में जनशक्ति की आदि के साथ से जो अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है। एक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त लोगों के बीच में बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा होती है, हताशा की भावना होती है,
लोगों के पास जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा भी नहीं मिलती है। फिर आपकी निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता एक समाज के किसी व्यक्तियों की बहुत बड़ा भाग होता है जो कि सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इस स्थिति को निर्धनता कहा जाता है। भूखमरी, आश्रय का न होना, स्वच्छता, साफ सफाई का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव, ये सभी निर्धनता के कारण हैं। शहरी निर्धनता। तो शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी के पान वाले ये आते हैं और इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है। अक्सर ये जो छोटी और मलिन बस्तियों में ये निवास करते हैं। ग्रामीण निर्धनता में कौन आते हैं? तो भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, लघु सीमांत किसान आते हैं। लघु किसान कौन होते हैं? जिनके पास में जो 1-2 हेक्टेयर ज़मीन होती है उनको लघु किसान कहते हैं। और सीमांत किसान उनको कहते हैं जिनके पास में जो 1 हेक्टेयर या इससे भी कम जो ज़मीन होती है। फिर आता है आपका NSSO। NSSO क्या है? आपके जो नेशनल सैंपल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदत्त सर्वेक्षण संगठन, इसका पूर्ण नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था है जो कि भारत में जो निर्धनता रेखा का जो समय समय पर आकलन करती है। हर 5 साल में इसका जो आकलन किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन किस आधार पर होता है? तो निर्धनता का आकलन कैलोरी की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी की जो प्रतिदिन में जो, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की जो ऊर्जा है वो अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। नहीं मिलता तो फिर आपको गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा है आय का स्रोत। तो गाँव में निर्धनता रेखा को 816 रुपये है ना। गाँव में अगर कोई एक व्यक्ति 816 रुपये कमा रहा है महीने का, तो वो जो मतलब वो निर्धनता रेखा के नीचे नहीं है। और शहरों में कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रतिदिन प्रति महीना कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। निर्धनता के कारण है उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी जो निर्धनता के कारण हैं। फिर निर्धनता को दूर करने के लिए जो कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए? तो लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम, इसमें आपके जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 जिसको मनरेगा कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और इसमें एक प्रावधान किया गया है कि 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, इसका जो एक उद्देश्य है कि सतत विकास करना, इसका मदद करता है ये, ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी का कटाव समस्याओं से बचा जा सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर में मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराता है ये। और इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। ये आपके जो नरेगा वाला है उसका आपको वर्णन कर देना है। ये गरीबी मिटाने में ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 में आई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, लघु व्यवसाय और उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना 1999, इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों में स्वयं सहायता समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन से निर्धनता रेखा से इसको ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000, इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं से है। और इसके अतिरिक्त है जो इसको केंद्र सरकार से सहायता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नए सतत विकास के जो लक्ष्य है 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है कि 2030 तक जो पूरे जो विश्व में गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कौन निर्धनता का निर्धारण कारण क्या है? तो आपकी भूमिहीनता, अशिक्षा और बेरोजगारी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहे। फिर है कि भारत में जो निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए, तो उसमें आपकी शिक्षा प्रणाली को अच्छा बनाना पड़ेगा और इसके अलावा जो जनसंख्या पर नियंत्रित करना पड़ेगा। कृषि कार्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध कराने होंगे। पिछले और अविकसित क्षेत्र का विकास करना होगा। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा। फिर यह आपका जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसकी मुख्य विशेषताएं, इसका जो वर्णन आप इसमें करेंगे। 2005 में आया था और इसका जो उद्देश्य है वो सतत विकास में मदद करना है और 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। और महिलाओं के लिए 1/3 जो यानी कि आपकी जो 1/3 इसमें रोजगार है वो सुरक्षित रखा गया। आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई है। फिर भारत में खाद्य सुरक्षा वाला है, तो ये आपकी खाद्य सुरक्षा क्या है?
खाद्य सुरक्षा प्रणाली समाज के सभी लोगों के लिए जो खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसमें 2 घटक इसके बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या होता है? ये सरकार जो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, जिसको FCI कहा जाता है, इसके माध्यम से जो अनाज खरीद लेती है और खाद्य भंडारों में भंडारित करती है। जब देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है तो कोई आपातकालीन स्थिति में ऐसे संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा जो बनाया गया खाद्यान्न भंडार का जो स्टॉक है वो बफर स्टॉक कहलाता है। फिर आता है आपके ये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित मूल्य की जो दुकानें भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत देश के सभी गांव, क्षेत्र, कस्बों में राशन की दुकानें संचालित हैं। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के दुर्गम क्षेत्रों में जो उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। इसके लिए जो राशन कार्ड बनाए गए थे, वो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अंत्योदय कार्ड होता है, एक BPL कार्ड होता है, एक APL होता है। तो गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय होता है, और गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए BPL होता है, और गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए APL होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही जो अनाजों का सरकार के द्वारा कीमत घोषित करना न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003-13, इसके अंतर्गत जो खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाना जाना है, ताकि मानव जो गरिमामय जीवन को निर्वाह कर सके। और इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जो जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या का जो योग्य परिवार है उसको इसमें वर्गीकृत किया गया है। खाद्य सुरक्षा की अब तक कौन कौन सी योजनाएं आई हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, संशोधित वितरण प्रणाली 1992, और एकीकृत विकास योजना 1975, काम के बदले अनाज 1978, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 1997 तक, अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना 2000 में, और भारतीय राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। फिर आपके अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? अपने गुजरात से हैं। और काम के बदले अनाज योजना 77-78 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। और मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और सरकार के द्वारा कितने वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो 1 वर्ष में। खाद्य सुरक्षा का सही अर्थ क्या है? तो भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुँच, भोजन प्राप्त करने की सामर्थ्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। मदर डेयरी ये आपकी दिल्ली से संबंधित है। मदर डेयरी दिल्ली में आती है। अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना ये आपके सन 2000 में शुरू की गई। बंगाल में सबसे विनाशकारी जो अकाल है वो 1943-44 में आया था। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL का जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड है वो जारी किया गया। ठीक है, तो ये आपके BPL है, ये एक कार्ड जारी किया गया। उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं उनको बाजार कीमत से कम कीमत पर राशन बेचा जाता है। फिर नेक्स्ट आपके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई? 1997 में। और भारतीय खाद्य निगम FCI का कार्य क्या है? तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना इसका प्रमुख कार्य है। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा प्रदान करना बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय कार्ड ये गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड है, और BPL रेखा से ऊपर जो होते हैं वो उसके APL कार्ड होता है। बाकी खाद्य सुरक्षा के ये सभी प्रश्न मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लें। खाद्य सुरक्षा आवश्यकता क्यों होती है? तो आपात स्थिति में खाद्य सुरक्षा की, खाद्यान्न की कमी, भूखमरी, अकाल, इनको रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर आता है कि खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम हैं? तो खाद्य सुरक्षा के जो आयाम है वो इस प्रकार से कि खाद्य उपलब्धता को, देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन है, आयात है, सरकारी अनाज का भंडार है, उसको संचित पिछले सालों से स्टॉक से है। और पहुँच का अभिप्राय है कि खाद्य हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब कि लोगों के पास जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए समुचित और पौष्टिक खरीदने के लिए धन उपलब्ध होना चाहिए। बाकी फिर आपकी जो भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, काम वर्णन पहले कर चुके हैं। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा भूमिका को आपको बता चुके हैं। और खाद्यान्न सुरक्षा में प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजनाओं के नाम लिखना है। ये सभी योजनाओं के नाम आपको पहले ही मैं आपको वर्णन कर चुका हूँ। अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना, इनमें जो 35 किलो और 10 किलो का जो अनाज मिलता है वो भी आपको याद रखना है। फिर आपके द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किताब ये किसके रचित है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचित आपके रूसो हैं। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था,
और पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर आपकी कौन सी है? महेंद्रगिरी हो जाएगी। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम में होती है। वाटरलू का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो वाटरलू का जो युद्ध था वो आपके 1815 में लड़ा गया था। और केवला देवगना जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपके भरतपुर में है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1914 से 18 में लड़ा गया था। और किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर आपके कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये आपके 1789 में शुरू होती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है जो भारत जो आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो इसका उत्तर आपके उत्तरी गोलार्ध करेंगे। कानून निर्माण करने वाली संस्था को संसद कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। हरित क्रांति में कौन सी फसलों को प्राथमिकता दी गई? तो गेहूँ और चावल को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार जो शुरू किया गया था ये आपके 1993 में किया गया था, 1993 में। राजस्थान में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उसमें आपको 25 करना है। और राज्यसभा पूछे तो फिर आपको 10 करना है। राज्यसभा में 10 और संसद की पूछे तो इन दोनों की जोड़ 35 हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य और पर्यटन किस क्षेत्र में शामिल है? तो तटीय क्षेत्र में शामिल है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो जनापाव की पहाड़ियों से होता है, चंबल मध्य प्रदेश से। सूचना का अधिकार को 2005 में इसको लागू किया गया था। और फिर है कि झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका हो जाएगा आपका सांबर झील। सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी? इसका उत्तर आपको गंगा कर देना है। और लोकतंत्र की परिभाषा हुई जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। मानव पूंजी का अभिप्राय तो मानव पूंजी के रूप में बताना है। नाजी पार्टी का पूर्ण नाम बताना है। वन विनाश गरीबी रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो आय के आधार पर, आपके जो कैलोरी के आधार पर। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो तीन ओर से घिरे हुए जो भाग होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। स्लीपर क्या होता है? तो रेल की पट्टी के नीचे जो लकड़ी के पार्टी लगाए जाते हैं गत्ते, इसलिए उनको क्या कहते हैं? तख्ते को स्लीपर कहा जाता है। जनसंख्या वजह से आपको परिभाषा बतानी है। जूमिंग कृषि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको जूमिंग कृषि के रूप में जाना जाता है। पंथ निरपेक्ष आपको बता दिया कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत सरकार का कोई जो विशेष धर्म नहीं होता है, सभी धर्म जो समान है सरकार की नज़र में। मौसम और जलवायु में अंतर बताना, तो मौसम एक क्षणिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकालीन होती है। दिन में मौसम कई बार चेंज होता है लेकिन जलवायु को परिवर्तन होने में कई साल लग जाते हैं। नेक्स्ट है फिर जनहित याचिका का आपको बता दिया। आपको हरित क्रांति जो स्वामीनाथन है उनको जनक कहा जाता है। और गेहूं और चावल का जो उत्पादन है वो हरित क्रांति से संबंधित है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताना है। और फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआती जो राजनीतिक कारण है वो क्या थे? पर्सन और मौसमी बेरोजगारी, तो पर्सन जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में आती है और मौसमी बेरोजगारी भी आपके जो कृषि क्षेत्र में आती है। गंगा नदी के जो तंत्र है उसके आपको टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ और उनका अधिकारों का वर्णन करना है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। और प्राथमिक द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्षेत्र की क्रियाओं को विस्तार से समझाइए। लोकतंत्र क्या है इसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। और भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन करना है। तो 6 प्रमुख मौलिक अधिकार है इनका वर्णन करना है। और भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण को स्पष्ट करते हुए उनको दूर करने के सुझाव दीजिए। आपको इसी वीडियो में पिछले पेपर में करवा दिए सारे। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जो विस्तृत लेख लिखना है। मैप की बात करें तो मैप में तो आपको ये सारे जो पिछले वीडियो में एक अलग से मैप के द्वारा जो वीडियो के द्वारा मैप बना दिया। बंगाल की खाड़ी ये आपको ये वाला जो मैप है आपके भारत के इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे साउथ में है। और थार का मरुस्थल ये अपने राजस्थान में है। कांडला बंदर का ये गुजरात में है। डिगबोई असम में आता है। दिल्ली हरियाणा और यूपी के बीच में है। जयपुर राजस्थान में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। कर्क रेखा भारत के बीच में शो कर जाती है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नेपाल ये उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला जो देश है वो आपके नेपाल है। मालदीव यहाँ पर इसमें जो एक लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीपीय देश है। और श्रीलंका यहाँ पे नीचे होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि भारत में जो वन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1865 में। मालधारी चरवाहा का निवास स्थान कच्छ के रण में। और फिर जो रबर का संबंध है वो सुंदरवन। और फिर इसमें आ जाएगा आपके ये
भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, 17 है, और बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 1106। और देश की न्यायिक प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो न्यायिक प्रक्रिया को जो सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रित करता है, सुप्रीम कोर्ट। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और मानव पूंजी किसको कहा जाता है? तो अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सभी मानव पूंजी है। कौन सा शहर गंगा यमुना के संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद है जो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। और फिर आपके नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। खाल से चमड़ा को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की आधी से अधिक आबादी, चरवाही आबादी, अफ्रीका में निवास करती है। और उत्तरी भारत का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। नेक्स्ट है फिर आपके यहूदी लोगों का जो पूजा घर है उसको क्या कहा जाता है? तो यहूदी लोगों का जो पूजा घर होता है उसको गेटो कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको गेटो कहते हैं। और गिरजाघर जो है आपके पारसी जो समुदाय होते हैं, ईसाई समुदाय होते हैं, तो ईसाई समुदाय का जो पूजा स्थल आपके गिरजाघर होता है। नेक्स्ट है फिर आपके कच्छ का जो जीवमंडल निश्चय है वो आपके गुजरात में स्थित है। और भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर हो रहा है। पालमपुर में मुख्य आर्थिक खेती जो क्रिया वो कौन सी थी? खेती थी। और शहरी क्षेत्र में मुख्यतः जो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अन्नपूर्णा योजना में जो नागरिकों को 10 किलो अनाज मिलता है, जबकि अन्नपूर्णा में 35 किलो मिलता है। भारतीय मौलिक अधिकारों की मूल संख्या 6 है। और निरंतर अनुपात वाले जो राज्य है तो आपके बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट है फिर आपके भारतीय संसद के 2 सदन कौन से? तो लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछे तो आपके 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत का बफर स्टॉक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपकी FCI, भारतीय खाद्य निगम। किस वर्ष साक्षरता सबसे ज़्यादा रही? तो लास्ट में 2011 में सबसे ज़्यादा रही थी। फिर इसके बाद में आपके कि जनगणना पहली कब हुई थी? तो 1872 में होती है। और पहली जो व्यवस्थित जनगणना होती है, संपूर्ण जनगणना, वो 1881 में होती है। भारत के 2 जीवमंडल निश्चय के नाम बताना आपको, तो ये आप बताएंगे, जैसे कच्छ का रण है और मानस है का। इसके अलावा आपकी जो पचमंडी है, ये सभी आप इसमें नाम लिख लेंगे। मन्नार है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात में पाए जाते हैं। ड्यूमा जो आपके रूस की जो संसद उसको ड्यूमा कहा जाता है। और बाकी राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं आपके ये, ठीक है। एक तो आपका BPL होता है, एक APL होता है, अंत्योदय कार्ड होता है। और फिर आपकी हिटलर यूथ एक संस्था थी, उसका आपको नाम युवाओं का एक संगठन था। बुग्याल आपको बता दिया, गुमन तो आप बता दिया, इसमें वैज्ञानिक बनने की भी आपको परिभाषा बता दी। बाबर वर्णन कर चुके। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश में इसमें आपके जो बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, इसके अलावा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के जो प्रमुख पड़ोसी देश हैं। जल विभाजक इसका वर्णन आपको बता दिया, जैसे आपको जो अम्बाला वाला बताया था, जो 2 नदियों के बीच में जो जल विभाजक का कार्य करता है। जन्म दर की परिभाषा आपको बता दी। फिर बाकी रंग भेद को आपको बता दिया, इसमें शिक्षा का अधिकार बता दिया। और जो MSP होती हैं वो भी आपको बता दी। सरकार जो फसल के उत्पादन के समय ही उसका जो मूल्य तय कर देते हैं, इसको MSP कहा जाता है, न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है इसको। मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको बता दिया इसमें। और वाइमर का गणराज्य के सामने क्या क्या समस्याएं थी वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य अंतर क्या क्या है वो आपको इसमें पहले एक वीडियो में आपको इसका वर्णन में कर चुका हूँ। लोकतंत्र क्या है, इसके गुण और दोष का आपको वर्णन करना है। और औपनिवेशिक शासन में भारत का जो वन विनाश के प्रमुख कारण क्या थे? बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारत की बेरोजगारी में विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता दिया आपको। ये भारत के मानचित्र में आपको सांबर लेक बतानी है, जयपुर में, राजस्थान में आ जाएगी, मुंबई महाराष्ट्र में आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर आ जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अमृतसर आपके पंजाब में आएगा, और लद्दाख सबसे ऊपर बढ़ जाना। इधर आपको अरब सागर आए तो इधर बढ़ना, लक्षद्वीप इधर आएगा, और अंडमान निकोबार इधर आएगा आपके बंगाल की खाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो होती है भारत को 2 भागों में बांटती है। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, बड़ा तो अपना राजस्थान है और छोटा सबसे गोवा है। फिर नेक्स्ट है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये अब्राहम लिंकन की फेमस परिभाषा है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो संविधान ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आचार संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है? तो आचार संहिता जो आपके चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू
की जाती हैं। 1777 में फ्रांस कौन से राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का शासक था। कलांग किस समुदाय का निवास करते थे? तो जावा में ये निवास करते हैं। रायका कौन है? तो ऊँट पालने वाले जो समुदाय हैं रायका कहलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो देखो ऑप्शन में चिल्का दे रखा है, फिर आपको चिल्का करना है, बाकी फिर नहीं हो तो आपको सांबर करना है। बफर स्टॉक, ये गेहूं चावल का जो भंडार होता है उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। महात्मा गांधी अधिनियम जो ग्रामीण रोजगार गारंटी है वो 2005 में आई थी। मासाई पशुपालक जो यहाँ के पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और बस्तर क्षेत्र भारत का जो छत्तीसगढ़ है उसमें पाया जाता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है और हृदय है। तो आत्मा और हृदय किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो संसद के पास में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6 है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अपने राजस्थान में आता है। और केरल में पूछे तो पेरियार। पेरियार कहाँ पर? ये पेरियार जो है वो केरल में है। जम्मू कश्मीर अब जो है भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी पहले ये स्टेट हुआ करता था। राजसमंद जिले में कितने विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये तो आपको भी छोड़ देना है, क्योंकि राजसमंद की आपको जो पूरा राजसमंद का तो नहीं पूछेंगे, राजस्थान का पूछ लेंगे। तो राजस्थान का पूछे तो आपको 200 करना है। नेक्स्ट फिर जल विभाजक रेखा का आपको बता दिया पहले, ठीक है। और काल बैसाखी, ग्रीष्म ऋतु में जो बैसाख के महीने में जो बारिश होती है उसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र आपको बता दिया और मौलिक अधिकार के बारे में भी आपको पहले वर्णन कर चुके हैं। वैज्ञानिक वानिकी समझा दी, एफसीआई के कार्य बता दिए, निर्धनता के कारण भी आपको बता दिए, भारत के पड़ोसी देश और इनकी राजधानी, ठीक है। और संसद के 3 अंगों के नाम, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आपको लिख लेना है। फिर बांगर और खादर में आपको अंतर बता दिया पहले। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका वर्णन करना है। अप्रैल थीसिस, तो जो लेनिन है इनके द्वारा जो मांगे रखी गई थी उसको अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाती हैं। और टेनिस कोर्ट शपथ क्या है इसका वर्णन करना है। और मानव पूंजी और शिशु मृत्यु दर को कम करने के 3 उपाय। और बाकी ये राजसमंद वाला तो भी ऐसा हटा दिया है। जनसंख्या जो नीति है इसकी प्रमुख विशेषता आपको मैंने पहले एक बड़े वीडियो में बता दी है। और जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक कौन कौन से। और उत्तरी मैदान का भौगोलिक विस्तार का वर्णन करना है। और हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी है उसमें आपको अंतर बताना है। और स्वतंत्र चुनाव आयोग इसके प्रमुख है जो कार्य, इसका आपको वर्णन करना है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का जो वर्णन करना है। फिर आपके जो वन अधिनियम जंगल में रह रहे लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है वर्णन करना है। या फिर आपको जो किसी एक चरवाहा समुदाय की टिप्पणी लिखते हुए इनके जीवन को मुख्य धारा में जोड़ने के उपाय बताना है। और किसानों की आर्थिक उन्नति का उपाय। और फिर धार्मिक विविधता को देखते हुए धर्मनिरपेक्षता के महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो जलवायु को प्रभावित करने कारक में अक्षांश आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, वायु दाब आएगा, पवन आएगा और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण इसके प्रमुख है जो प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत में जो हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता और आपकी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो विशेषता बतानी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है वो नहरों के द्वारा जो पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों की दोनों ओर जो अनेक नगर बसें बसी हुई है और पेयजल की प्राप्ति भी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में नौका वाहन और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होती हैं। जल परिवहन, मछली पालन और पर्यटन की दृष्टि से ये नदियाँ आर्थिक विकास में सहायता करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसका जो कठोर चट्टानों से सीधा बहती हैं, विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं, यह उथली घाटियों में बहती हैं और आधार तल पर पहुँचने के कारण मृदापर्दन इसमें तीव्र नहीं होता है। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में आपको इसमें अंतर बताना है। तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वतमाला से और कुछ नदियाँ जो दक्षिण पठार से निकलती हैं जो कि उत्तर में दल से निकलती हैं। और उत्तर भारत की नदियाँ कम जल प्रपात पाए जाते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ जो यातायात के अनुकूल हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो पश्चिमी घाट के अमरकंटक, सतपुड़ा, छोटानागपुर के पार से निकलती हैं, और यहाँ की नदियाँ अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ यातायात के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। नदी प्रदूषण को कम करने के 3 उपाय। तो औद्योगिक कचरे को नदियों से प्रभावित होने पर बचना चाहिए। सीवरेज लाइनों में जल को परिष्कृत किया जाना चाहिए। और सरकार द्वारा जो समय समय पर नदियों की साफ सफाई की जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्व मैं आपको पहले ही आपको वर्णन कर चुका हूँ इसमें। और फिर आपके जो जिलों का आर्थिक और नदियों का आर्थिक महत्व का आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 में जो क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो इसमें आपके लुई सोलवे थे। कौन थे? लुई सोलवा।
और भारतीय वन सेवा कब की स्थापना कब होती है, तो ये 1865 में होती हैं। किस कानून के तहत जो भारत में कई जंगलों को जो संरक्षित किया गया, तो अपराधी जन अधिनियम है, प्रतिभूमि कानून है और वन अधिनियम। उपरोक्त सभी इसका उत्तर, तो इसमें जो उत्तर होगा आपके संरक्षित किया गया, तो ये इसका जो अपराधी जनजाति अधिनियम रहेगा। नेक्स्ट है वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गुंडाधुर ने किया था। रबड़ किस प्रकार की वनस्पति है, तो ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। और डेमोक्रेसी जो है वो आपके इसमें देखो यूनानी दे रखा, फिर आपको अंग्रेजी कर देना है। दक्षिण भारत में गौरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष करने वाले कौन थे, तो दक्षिण भारत नहीं है ये, दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में गौरों के प्रभुत्व के खिलाफ जो संघर्ष का नेतृत्व किया वो किसने किया था, नेल्सन मंडेला ने किया था। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्ट कमेटी के भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत में आम चुनाव कितने सालों में होते हैं, तो 5 साल में होते हैं। सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य बिहार है। निर्धनता का प्रमुख कारक बेरोजगारी, कृषकों की ऋणता और जनसंख्या वृद्धि। उपरोक्त सभी रहेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये 1999 में शुरू की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो आपके जो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। गिलोटिन वह व्यक्ति है जिसने जो गिलोटिन का आविष्कार किया था, तो गिलोटिन एक प्रकार का जो मृत्युदंड देने का एक उपकरण होता है। वर्तमान में जो जावा है वो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जावा चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। परवेज़ मुशर्रफ में जो कि पाकिस्तान का है, और इसको अक्टूबर 1999 में सैनिक का जो तख्ता पलट की अगुवाई इनके द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ये नल्ला पाकिस्तान है जिसका जो थोड़े दिन में जो निपटारा होने वाला है। ठीक है, अभी भारत में तैयारी चल रही है इसके खिलाफ। और आपने देखे होगा आज आप जब सामाजिक का पेपर होगा आपके, तो आज जो आपके है मॉक ड्रिल का जो सभी जगह पे जो सायरन बजेंगे, तो ये तैयारी हो रही है पाकिस्तान को निपटाने के लिए। नेक्स्ट है फिर भारतीय संविधान निर्माण को कितने समय लगे, तो इसमें आपके जो समय बताना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन। कौन से वर्ष का शासन चलता था, तो 1 मिनट, ये आपके जो इसमें हट गया ये क्वेश्चन ये। और पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में किसके कारण कृषि में जो उच्च वृद्धि के कारण निर्धनता दर को कम करने में जो पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। बफर स्टॉक में ये जो है वो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इसको अपना चावल और गेहूं के भंडारण के लिए इसको शुरू किया गया है। फिर आपके यही प्रश्न है कि टाइज क्या है, स्लीपर क्या है, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताना है, तो आप लिख सकते हैं इसमें जहाँ पर जो तानाशाही सरकार नहीं है। सारे के सारे अधिकतर जो देश है विश्व के वो लोकतांत्रिक देश है। रंग भेद नीति क्या है, संविधान क्या है, कितने भारत लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई, निर्धनता के कोई 2 कारण बताइए। और नासिक विचारधारा की 3 प्रमुख बातें लिखिए। और चारागाहों की कमी से कोई 3 समस्या बतानी है। और भारत में नदियों की प्रदूषण की कोई 3 कारण लिखना है। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पश्चिम बंगाल और इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लोकतंत्र राजशाही और सैनिक शासन से किस प्रकार से भिन्न है, इसका आपको वर्णन करना है। बाकी फिर आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में वर्णन करना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, कारण का लिखना है। और अधिकार क्या है, लोकतंत्र के जो अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार इसकी आवश्यकता क्यों होती है। और फिर आपका अगला प्रश्न बनता है कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या करनी है। और जनसंख्या वृद्धि का अभिलेख लिखना है इसका पूरा। फिर आपकी क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है, तो ये रूसो की किताब है। और बालशेविक क्रांति रूसी क्रांति को कहा जाता है। और हिटलर का जो लीग ऑफ नेशन है 1933 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 है। और 42.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है आपके जो भारत का मानक समय या मध्य रेखा है। सिमलीपाल निश्चय आपके उड़ीसा में आता है। और डेमोक्रेसी शब्द ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जब यूनानी भाषा का शब्द आपको नहीं दे रखा हो, यूनानी नहीं दे रखा, फिर आपको क्या करना है, अंग्रेजी भाषा करना है। लोकसभा के हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। संविधान की मूल अधिकार की संख्या कितनी है, तो 6 हो जाएगा इसका उत्तर।
और भारत श्रीलंका की जो मध्य कौन सी संधि तो पाक जल संधि है। और लोकतांत्रिक अधिकारों में कौन सा जो प्रावधान नहीं है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें डाउटफुल है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। बास्तिल का पतन आपको पहले बता दिया, 14 जुलाई 1789 हो जाएगा। ये सीधे जो किसी राज्य के द्वारा सीधा जो अदा किया जाने वाला कर है उसको कौन सा कर कहलाते हैं, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, उसको टाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं, टाइल कहा जाता है। और रूस क्रांति के समय यहाँ का जो रूस का जो शासक वो कौन था, तो निकोलस द्वितीय जार जो था वो था। आपको चेका के बारे में बताना दें। और भारत की सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सी, तो 68.7 पूर्वी देशांतर। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी जल संधि, तो पाक जल संधि है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट का अन्नाईमुड़ी है और डोला बेटा है। वुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में आती है। और भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है और मानसून का प्रत्यावर्तन यानी कि वापस लौटता है वो सितंबर महीने में लौट जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब तैयार हुआ संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। फिर आपको निर्धनता के बारे में बताना है। और कौन से राज्य का जो जनघनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, तो 17 है। बाकी खूनी रविवार की घटना, इसका वर्णन करना है। और सदाबहार और प्रतिबंध में अंतर लिखिए और राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकताओं का वर्णन करना है। पच्छन और मौसमी बेरोजगारी आपको बता दी पहले। सरकारी बफर स्टॉक क्यों बनाती हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका है। राजस्थान में रायका किस के बारे में आपको वर्णन करना है। और लोकतंत्र के लाभ बताने हैं। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति इसका वर्णन करना है। भारत के जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कीजिए। और हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में आपको मुख्य अंतर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। नेक्स्ट है फिर आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या क्या कमियाँ रही वर्णन करना है। और बाकी भारत के मानचित्र में आपको सांभर भरना है, जो कि जयपुर में भरेंगे राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। और गिर गुजरात में आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और बिहार की राजधानी पटना है। संविधान क्या है, इसका जो औचित्य क्या महत्व क्या है वर्णन करना है। फिर आपका नेक्स्ट है कि 1789 के समय फ्रांस की क्रांति का सम्राट कौन था, तो क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट जो लुई 16वां था। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक ये निकोलस द्वितीय था, जार निकोलस द्वितीय। और भारत की मानक समय अमित रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत श्रीलंका के बीच में जल संधि पाक जल संधि है। और हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटियाँ आपकी कौन सी हो जाएगी, वो K2 हो जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा नगर गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, तो इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी जो राज्यों से मानसून की वापसी कब प्रारंभ हो जाती है, तो ये सितंबर महीने में शुरू हो जाती है। नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको कर देना फिर आपकी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट फिर आपके कि व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, वो उसको जो क्या कहा जाता है उसको, तो उसको एक्टिव नागरिक कहा जाता है। भारत में जो कर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हिमालय पूरी श्रृंखला एक स्थलाकृति दर्शाती, तो एक युवा स्थलाकृति दर्शाती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है, तो आपके जो डल और वुलर दोनों ही है, लेकिन भूगर्भीय क्रियाओं से कौन सी बनी है वो आपको कमेंट करके बताना है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वो आपके जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि में होती है। फिर आपके भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गेहूँ जो रबी की फसल है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसमें तिब्बत में इसके नाम से सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। भारतीय संघ में सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों की संख्या कितनी है, तो भारत से बड़े कितने देश है, तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार जो 7वां नंबर आता है, तो 6 बड़े देश हैं। फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, उन 6 राज्यों का 8 ही राज्यों का नाम आपको उसमें मित्र पर गमछा जार आपको याद होगा। जिन बच्चों को इन ट्रिक के जो 8 ही राज्यों के नाम याद हैं वो कमेंट करके बताना। देखिए मित्र पर गमछा गमछा जार, ये आपके 8 राज्य हैं। फिर आपकी जो लोकतांत्रिक नागरिक की प्रतिष्ठा ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
और भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो थार का रेगिस्तान है। और विशेषता बतानी इसकी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। लोकतंत्र क्या, इसकी आपको विशेषता बतानी है। भारत के मैप में आपको छत्तीसगढ़ बताना है, तो मध्य प्रदेश से थोड़ा सा इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, यूपी के साइड में इधर गोवा बिहार आ जाएगा, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है, केरल का जैसा केरल है, बंगाल की खाड़ी ये आपकी जो बांग्लादेश के नीचे हैं, ये भारत है, और यहाँ पर आपके बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपके बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इधर आपके अरब सागर है, लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है फिर आपके टाइड किया है, तो टाइड का आपको बता दिया, एक ऊंचा जो प्रत्यक्ष कर होता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। जन्म दर आपको बता दिया। संसद के बारे में आपको वर्णन कर देना है। फिर हिटलर जो नासीवादी पार्टी, इसका आपको वर्णन करना है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति शपथ किस रहता है, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा। लोकतंत्र के आपको लाभ बताने हैं। और फिर आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण, और इसमें जो भारत के संविधान कितने सदनों भागों से मिलकर बना होता है वर्णन करना है। और मौसमी बेरोजगारी के इसका अर्थ और कारण स्पष्ट कीजिए। भारत में बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण का वर्णन करना है। लोकतंत्र की लाभ हानियाँ लिखनी है। तो इस पेपर को हम अंतिम रूप से यहाँ पर देखते हैं, फिर हम ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आप सभी को अपने पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप भी अपने सभी दोस्तों के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। और आप सभी का पेपर सामाजिक का बहुत अच्छा होगा। आपके 100 में से 100 नंबर आए, ऐसी मैं आपसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। भारतीय संविधान को किस तिथि में अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू जो हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अंगीकृत आत्मा पर ठीक है, आत्मा तीर्थ, ये सभी जो आपके 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। जनता का जनता के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। और चुनाव का जो संचालन है वो कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। संसद का लोअर हाउस किसको कहते हैं, तो अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहा जाता है आपके लोकसभा को। जर्मन की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, जर्मन की मुद्रा को क्या कहते हैं। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, तो रूस की संसद का नाम है आपके ड्यूमा। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस भारतीय वन्य जीव कानून कब इसको लागू किया गया, भारतीय वन्य अधिनियम, तो 1865 में। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि, मत्स्य और आपकी जो पशुपालन, तीनों आएंगे। पीडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा। महात्मा गांधी अधिनियम जो गारंटी है 2005, 15 नहीं 2005 है। इसमें कितने दिनों का रोजगार है, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इसमें आप सांबर नाम लिख रहे हैं, सांबर झील। श्वेत क्रांति का जो संबंध है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो परिषद है उसके कितने सदस्य हैं, तो टोटल इसके सदस्यों की संख्या आपको इसमें लिखनी है 193। फिर आपको मित्र राष्ट्र का नाम लिखना है, राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब के लेखक बताना है, और पालनपुर की मुख्य गतिविधि बतानी है। ये सारे आपको ये पहले भी आपको वर्णन कर चुके हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी, लिंगानुपात है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में आया था। और फिर एमएसपी है, ये सर्व शिक्षा अभियान है, अस्थायी पूंजी है, माहवार, जन्म दर, इन सभी का आपको पहले ही वर्णन हम कर चुके हैं आपके यहाँ पे। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएँ, बफर स्टॉक है, आपके नासीवाद हैं। फिर इसके बाद में गुजर बकरवाल, ये कहाँ निवास करते थे, ये जम्मू कश्मीर में निवास करते थे। फिर वाइमर गणराज्य में कौन सी समस्या, 2 समस्या लिखनी है। रैनिकल समूह की 2 विचारधारा लिखनी है। नदी प्रदूषण की रोकथाम के 3 उपाय। और भारतीय चुनाव आयोग निष्पक्ष एवं स्वतंत्र, इसका कारण लिखिए। निधनता के कारण, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के अंतर बताना आपको। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखकर वर्णन करना है। और चुनाव प्रणाली को विशेषता बतानी है। तो ये था आपके जो आज होने वाले पेपर, इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो 1 घंटे और 40 मिनट का हो चुका है।
इस वीडियो को शुरू किया था मैंने 1:15 बजे, 1:15 पर इस वीडियो को शुरू किया था और अभी जो समय हो रहा है वो 3:30 हो रहे हैं, 3:30 ये सुबह की जो हो रहे हैं, और ये इसको मैंने इतने समय पे शुरू किया था। तो जब आप उठेंगे तब तक ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके आंसर के साथ में। आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप ऐप के ऊपर टेस्ट जरूर देना, टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अपना जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है उसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। 7 तारीख का जो पेपर आपके बहुत ही शानदार इसमें होने वाला है। तो आपने मैप का वीडियो अगर नहीं देखा तो मैप का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, वो भी देख लेना। 7 नंबर का आपके मैप पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आप भी कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट लिख के ज़रूर बताना, और एक अच्छा सा जो फीडबैक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर ज़रूर बताना है। सुबह 1:15 से लगा करके 3:30 तक का जो समय है, इसमें आपके जो 1 घंटे और 40 मिनट का वीडियो अपलोड होगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।